अगर ये आज़ादी छिनती है तो ये गुलामी सर्व समाज के गले लगेगी। इसलिए सर्व समाज को एकजुट होकर के, संगठित होकर के मोदी और योगी या आरएसएस की सरकार को सत्ता से बेदखल करने की शीघ्र आवश्यकता है, अगर इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो। दिल्ली के रकाबगंज रोड के पीछे स्थित बहुजन प्रेरणा केंद्र पर माननीय काशीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली की टीम व अन्य टीम ने भी उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता यहां आकर उन्होंने माननीय काशीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज विशेष कवरेज के माध्यम से एनपीटी न्यूज इंडिया के माध्यम से आपको दिखाना चाहिए किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा यहां आकर। हमारे बीच है एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम जी, और देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। आज माननीय काशीराम साहब को आप अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने आए, क्या कहना चाहेंगे? आज युग प्रवर्तक रहबर मान्यवर काशीराम जी, संस्थापक वामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर काशीराम जी की 14वीं पुण्यतिथि है। मैं इस पुण्यतिथि के अवसर पर रहबर मान्यवर काशीराम जी की सोच, संघर्ष, समर्पण, त्याग और दूरदृष्टि को नमन करते हुए उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज पूरा देश अपने इस महापुरुष को उनकी 14वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जहां कहीं भी बहुजन समाज के स्मारक स्थल या प्रेरणा केंद्र बने हुए हैं वहां पर बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं और अपना कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, अगर बात की जाए, आप खुद एक अधिवक्ता हैं और देखा जाए तो काफ़ी समय से आपकी प्रैक्टिस भी है दिल्ली के अंदर जो है, तो अभी जो हाथरस वाला मामला चल रहा है, हाथरस की बेटी के साथ में अभी जो दुराचार किया गया है उसके बाद में उसकी हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है उसको, क्या कहना चाहेंगे आप जो इस मामले को लेकर? देखिए, इस मामले को लेकर के मैं ये कहूँगा कि पिछले 2014 से जिस तरीके का देश में घृणा, द्वेष, जाति का उन्माद और उद्दंडता देखने को मिली है, वो उसका परिणाम है। क्योंकि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो अपनी जाति के घमंड में ही एक वक्तव्य देते हैं कि ठाकुरों का खून गर्म है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि उनके मन में, उनके दिमाग में अभी वो पुरानी सोच घर कर रखी है जिसको वो निकाल नहीं पा रहे हैं। अभी लोकतांत्रिक ढांचे में उन्होंने अपने आप को नहीं ढाला है और उसी का परिणाम है कि उन्होंने अपनी जाति विशेष के लोगों को वहाँ पर हर तरीके का दुराचार और अन्याय करने की पूरी छूट दे दी है। उसी का परिणाम है वो। और यहाँ पर जो बहुजन समाज को जो एक सुरक्षा, स्वाभिमान बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में या बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष के कारण यहाँ मिला है, उसको कहीं ना कहीं उसका दमन करने का एक कुचक्र इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चल रहा है। देखिए जाए सर, मैं आपको जानना चाहूँगा कि देश के अंदर दो लॉबी होती है, एक IAS और एक PCS लॉबी। जब ये IAS और PCS लॉबी ही भ्रष्ट हो जाएगी तो इस देश का क्या होगा? देखिए, IAS और PCS लॉबी भ्रष्ट होना और नहीं होना ये सब कुछ निर्भर करता है शासन के ऊपर। जब शासन ही भ्रष्ट है तो नीचे के सारे लोग भ्रष्ट हैं। आप सब लोगों, मोदी जी अपने ऊपर एक तमगा लगाना चाहते हैं कि ना मैं खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा, लेकिन मोदी जी ने यहाँ पर सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करके जो अप्रत्यक्ष रूप से जो ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया है वो एक मिसाल है। आज तक देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। किस तरीके से एयर इंडिया का, MTNL का, BSNL का और रेलवे का
और बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रमों का जिनको निजी हाथों में बेचा जा रहा है। जो मैं एग्जाम्पल देता हूं कि अगर कोई 1 करोड़ की संपत्ति है तो उसे 50 लाख में ही अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उद्योगपतियों के माध्यम से उस पूरी संपत्ति पर अपना कब्जा किया जा रहा है। तो ये एक देश का ऐतिहासिक घोटाला है, ऐतिहासिक भ्रष्टाचार है, जिसको जनता देख नहीं पा रही है। ये बड़े चतुराई से किया जा रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसका संदेश लगा के ऊपर से और नीचे तक जा रहा है। तो प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी, चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो, सब भ्रष्ट हैं, सब इसमें शामिल हैं। जिस तरीके से हाथरस वाले मामले में एक जिलाधिकारी और एक आईपीएस अधिकारी, पुलिस एसएसपी जो है, कहीं ना कहीं तथ्यों के साथ में छेड़छाड़ करके इस केस को बदलने का काम कर रहे हैं, तो क्या आपके लॉ के हिसाब से क्या वो सब पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? देखिए, किसी भी आपराधिक मामले में केस की मजबूती और कमजोरी इस बात पर निर्भर करती है कि जो जांच अधिकारी है या जांच एजेंसी है वो कितना निष्पक्ष होकर के काम करती है। अगर वो जांच एजेंसी या जांच अधिकारी ही उसके मन में खोट है, बेईमानी है और वो अपराधियों को बचाने का मन बना चुका है, तो वो उस केस के दम निकाल देगा। क्योंकि कितने ही ऐसे साक्ष्य होते हैं, उन साक्ष्यों को अगर उसने समय रहते हुए इकट्ठा नहीं किया तो वो जो केस है, आपराधिक केस, वो अपनी मौत मर जाता है। इस केस में भी वही किया जा रहा है, इस केस में भी वही किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी मेडिकल रिपोर्ट आई है, जो एमएलसी आई है, उसमें पीड़िता का वहाँ पर बलात्कार दिखाया गया है, जबकि एक डीएम और एसपी अपने मुंह से कह रहा है कि पीड़िता का बलात्कार नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि उनका इरादा साफ हो गया कि इस मामले को कोई दूसरा रूप देने की साजिश चल रही है, साजिश चल रही है। अभी कल आपने देखा होगा मीडिया में कि एक चिट्ठी अपराधियों के माध्यम से जेल से निकाली गई है और उन्होंने उसको एक नया कहानी लिख करके उस चिट्ठी को मीडिया के सामने, दुनिया के सामने पेश कराया जा रहा है, जो मोदी मीडिया है उसके माध्यम से, ताकि कोर्ट के मन में एक संदेह पैदा किया जा सके। और संदेह का आपराधिक मामले में लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलता है, अपराधी को मिलता है। तो इसलिए ये जो केस है, ये सब कुछ निर्भर करेगा वहाँ की सरकार की नीयत पर कि ये केस, ये लोग वहाँ सजा के अंजाम तक ये पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। जिस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अभी आदेश, मतलब निर्णय आया बाबरी मस्जिद वाले मामले में, उसकी बहुत सारी फुटेज टीवियों पे चली, पेपरों में छपी कि उन्होंने गदाले लेके गए थे, फावले लेके गए थे, कुल्हाड़ी लेके गए थे, वहाँ उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए इनको 35 लोगों को बरी किया जाता है। तो जब इतने बड़े मामले में 35 लोग बरी हो सकते हैं, तो क्या इस बलात्कार के मामले में 4 लोग बरी नहीं हो सकते? नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसमें एक स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड था और जिसमें जो जज थे वहाँ यादव जी थे, और ये सब लोगों के संज्ञान में है। और ये देश के मीडिया ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मीडिया ने जो भी वहाँ पर साक्ष्य या सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, उनको झुटलाया नहीं जा सकता। अगर उन चीज़ों का संज्ञान अगर कोर्ट ने नहीं लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है और सत्ता के हाथों बिक चुकी है। वकील साहब, जिस तरीके से यहाँ दुनिया भर की फोर्स हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, योगी राज ने अब क्या काम करा है, ना तो उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा है, ना पीएसी पे भरोसा है। उन्होंने अभी एक दल का गठन किया है और वो दल है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। वो सिर्फ किसी का संज्ञान नहीं लेगा, वो डायरेक्ट जाएगा, आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं उनको गिरफ्तार करेगा और कहाँ डालेगा, कहाँ नहीं डालेगा, इसकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। ये दल, इसका नाम है लोकतंत्र विध्वंसक दमन दल है। ये कोई स्पेशल दल नहीं है। योगी जी की कार्यशैली आपने देखी होगी, अलग अलोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है। वो एक डिक्टेटर के टोन में ही हमेशा बात करते हैं और उनकी हर कार्यशैली एक निरंकुश शासक की रही है। और वो
जो मानवाधिकार हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, वो उनको वहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं। ये योगी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मतलब आरएसएस का जो षड्यंत्र चल रहा है इस देश में निरंकुश शासन स्थापित करने का, वो योगी और मोदी के माध्यम से ये सब कुछ कराया जा रहा है। तो सर, ये इस तरीके से सभी लोगों को मालूम है और अधिकतर जो दलित मुस्लिम इससे ज़्यादा आहत होंगे और उन पे ज़्यादा केस लगेंगे। नहीं, इसमें आप इन दो समुदाय की बात मत करिए। आप बहुत संकीर्ण दायरे में, किसी दमन की कार्यवाही कोई संकीर्ण दायरे तक सीमित नहीं होती है। आपको मालूम है कि जब लोकतांत्रिक अधिकारों का और मानवाधिकारों का हनन होगा तो उसमें दलित और मुस्लिम ही नहीं, दलित भी, पिछड़ा भी, मुस्लिम भी और जितने भी सर्वजन समाज के लोगों के अधिकारों का हनन होगा उसमें। यहाँ जब लोकतंत्र सबके लिए है, लोकतंत्र की जो खुली हवा है, जो स्वच्छंद रूप से विचरण करने की और अपना घूमने फिरने की, अपना रोजगार करने की और इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल होकर के चुनाव लड़ने की और सत्ता तक पहुंचने की जो आज़ादी है वो सबको मिली हुई है। अगर ये आज़ादी छिनती है तो ये गुलामी सर्व समाज के गले लगेगी। इसलिए सर्व समाज को एकजुट होकर के, संगठित होकर के मोदी और योगी या आरएसएस की सरकार को सत्ता से बेदखल करने की शीघ्र आवश्यकता है, अगर इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाजी आओ।